आज का जो हमारा डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। टॉपिक है वो है आपका इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ आयरन, जिंक एंड कॉपर। देखिए डी और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, मेटल्स ऐसे हैं जिनकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पे मेनली क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्रोमियम और मैग्नीज के जो कंपाउंड थे आपके, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो हम पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद मेन आता है आपका आयरन, जिंक एंड कॉपर। ये जो तीन मेटल्स हैं आपके, इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लाइक किस एसिड के साथ किस टाइप से रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस में, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ हम इन तीनों मेटल्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका आयरन होता है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवा रखा है, आयरन का सल्फेट, दैट इज FeSO4। ओके, और जो आपका आयरन का सल्फेट है इसके साथ उन्होंने बोला कि आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर दिया और आपका नाइट्रिक एसिड भी ऐड कर दिया। दोनों एसिड्स ऐड कर दिए तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आयरन है ये किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात नहीं करते, बट नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये क्या है, आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, और जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो दूसरा कोई भी कंपाउंड है, लाइक जो FeSO4 है, इसको तो क्या करेगा, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज HNO3, ये खुद क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए जो आपका HNO3 है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है। किस में काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम। वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे इसको क्या दिया गया है, हमने H2SO4 को ऐड किया है। अब क्योंकि आपका आयरन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि जो आपका Fe2+ है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये किस में चला जाएगा, Fe3+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गई, Fe2+ की ऑक्सीडेशन। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारा आयरन है वो ऑक्सीडाइज होके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना एक सॉल्ट बनाएगा, और वो सॉल्ट किसके साथ बनेगा, सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज Fe, ठीक है, Fe एंड देन आपका सल्फेट। आयरन +3 में है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ये हो गया आपका FeSO4 का होल साइज। उसके बाद आपका जो नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और इसको क्या होना है, रिड्यूस, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में लोअर जाना है। तो ये जाता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में, जहाँ पे ये +4 में है, एंड देन आपका बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन होती है। रिएक्शन की अगर बैलेंसिंग की बात की जाए तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 FeSO4, 3 H2SO4, 2 moles of nitric acid, and then 3 moles of iron sulfate, 4 moles of water and 2 moles of nitric oxide। तो ये रिएक्शन हो गई एक, तो जो कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, देन उसके बाद मान लीजिए जो आपका FeSO4 है, आपने इसकी रिएक्शन कराई पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये हो गया आपका FeSO4। रिएक्शन क्या है, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन है। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो आपका आयरन क्योंकि +2 में है, और आपको पता है साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो ये सिंपल आपके साथ इसमें फेरस साइनाइड का एक कंपाउंड बनाता है FeCN2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। बट जब आप KCN को क्या कर देते हैं, एक्सेस में कर देते हैं, या फिर हम बोले कि और एड ऑन कर देते हैं, तो जो ये आपका फेरस साइनाइड बना है 2 टाइम्स, ये क्या करेगा, जो आपने एक्सेस में KCN ऐड किया है इसके साथ क्या करता है, यहाँ पे रिएक्शन करता है, और यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनता है दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। इस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका आयरन स्टार्टिंग में जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में था दैट इज +2, लास्ट में भी आपका आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है। कैसे,
ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है इस केस में, तो आपको इजीली पता होगा कि आपको पोटेशियम बाहर कितना लगाना है, 4, क्योंकि आयरन को +2 चार्ज रखना है। साइनाइड -1 होता है 1 पे, 6 है -6, -6 को 2 तो बैलेंस आयरन कर रहा है, बाकी के 4 कौन बैलेंस करेगा? आपका पोटेशियम। तो इस तरीके से आप इस कॉम्प्लेक्स का नाम याद रख सकते हैं, जिसका अगर नेम की बात करें तो दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये इस कंपाउंड का आपका IUPAC नेम नहीं होता, ये काइंड ऑफ एक कॉमन नेम है। इसका IUPAC नेम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें हम बात करेंगे कि इन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर आप कैसे लिख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद एक और रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपका मोहर सॉल्ट की। मोहर सॉल्ट की अगर बात की जाए, क्या होता है मोहर सॉल्ट, ये भी आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ पे हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में, वहाँ डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो ये बनता है आपका आयरन का सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट। ओके, जब आप इसकी क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे आपका मोहर सॉल्ट, दैट इज FeSO4 अमोनियम सल्फेट एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बैलेंसिंग के लिए आ जाएगा 6, और ये क्या है आपका मोहर सॉल्ट। ठीक है, तो ये तो थी आपके आयरन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि आपसे पेपर में पूछ लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका जो और भी कॉमन रिएक्शंस हैं जो कि आपको शायद पता भी होंगे कि आपका FeCl3 है। अगर आपने FeCl3 की वाटर के साथ रिएक्शन कराई, दैट मीन्स आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, तो P ब्लॉक जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि हाइड्रोलिसिस आपको किस टाइप से करनी है, क्योंकि Cl पे क्या है, देखिए Fe+3 में है, Cl आपका -1 चार्ज कैरी करता है। इसी तरह से अगर वाटर को आयनाइज करूं तो ये H पॉजिटिव होता है और ये OH नेगेटिव, तो ये इसके साथ कंबाइन होगा और Fe+3 OH के साथ कंबाइन होगा, तो ये आएगा आपका FeOH का होल थ्राइस प्लस यहाँ से आएगा आपका HCl, 3 मोल्स ऑफ HCl। इस टाइप से जो ये आपके रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और इवन वाटर के भी आपके 3 मोल्स आएंगे, तो ये क्या हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन। अब अगर जो ये आपका FeCl3 है ये आपके पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करे, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका FeCl3, इसकी रिएक्शन कराई हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये आपका पोटेशियम है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अपना सॉल्ट बनाएगा। तो अब जो ये आयरन है ये क्या करेगा, इस पोटेशियम को रिप्लेस करेगा। 4 पोटेशियम थे आपके पास, क्या थे, 4 पोटेशियम। 4 पोटेशियम का मतलब है वो प्लस कितना चार्ज, +4 चार्ज को बैलेंस कर रहे थे। जब आपका आयरन आएगा यहाँ पर, तो वो आयरन जो आएगा वो कैसे आएगा यहाँ पे, इस केस में जो आपका आयरन है ये तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इस पे जो आपका चार्ज है वो कितना है, +3 चार्ज है। अब आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए ये +3 है, ये +4 है, इनका कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें। तो इनको बैलेंस करने के लिए जो ये +3 है, अगर इस चार्ज को बैलेंस करना है तो आप 4 करेंगे, और इस 4 को बैलेंस करने के लिए 3 करेंगे, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 12। मतलब अगर आप इन 4 पोटेशियम को आपका आयरन रिप्लेस करेगा तो उसकी जगह पे आपके 3 Fe आएंगे। इतनी चीज हमने देखी, तो मतलब ये आएगा आपका Fe, और यहाँ पे सिर्फ Fe3 क्यों आएगा, आपका जो बाकी कंपाउंड है वो भी तो आपका चेंज होगा, तो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, देखिए Fe कितने आएंगे, सॉरी Fe पे ऑलरेडी +3 चार्ज था, Fe कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है। बाकी का जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज FeCN6, इस कंप्लीट पे आएगा आपका 3। ये जो आयन है ये आपकी 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तभी तो ये आपका जो चार्ज है वो क्या होगा, बैलेंस। तो ये जो कंपाउंड है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बाहर आयरन है ये किस में प्रेजेंट है, आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि जो आपका अंदर कंपाउंड है दैट इज इन +2। तो आप इसको इस टाइप से बोल सकते हैं, देखिए आयरन के जो भी सॉल्ट होते हैं जो +3 में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेरिक। इसी तरह से एंडिंग करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा इक से एंडिंग होती है, उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में आप अस से एंडिंग करते हो, जैसे फेरस क्लोराइड दैट इज FeCl2,
फेरिक क्लोराइड दैट इज FeCl3। तो +3 में है तो आप इसको बोलेंगे फेरिक, उसके बाद +2 है तो ये आ जाएगा आपका फेरो साइनाइड, और इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, यही होता है आपका पर्शियन ब्लू। ठीक है, क्या है ये आपका पर्शियन ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। तो ये जो चीज है ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दिमाग ज्यादा लगाना नहीं था आपको, यहाँ पे भी आपको मैंने समझाई चीज। आयरन किस में था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। जब आपका ये आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आपने इसको क्या किया, बैलेंस करना था। पोटेशियम का चार्ज 4 है तो +4, और यहाँ +3 बैलेंस करने के लिए आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए K4 आया, और बाकी की टर्म को आपने क्या किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाता है आपका पर्शियन ब्लू। अब यहीं पे इसके साथ मैं आपको एक दो चीजें और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप इन शॉर्ट देख सकते हैं कि आपका आयरन किस में था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ये +3 में था तो बाहर +3 है, अंदर +2 है। अब अगर मैंने सेम रिएक्शन रखी बट मैंने आयरन को लिया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाँ दैट इज K4, यह आ गया आपका FeCN6, तब इस केस में आपकी जो रिएक्शन है वो क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि K4 है, मतलब ये +4 चार्ज को बैलेंस कर रहा है। इस +4 चार्ज को बैलेंस करने के लिए अगर मैं 2 आयरन ले आऊं, क्योंकि एक आयरन +2 दे रहा है तो 2 आयरन कितना दे देंगे आपको, +2 देंगे, मतलब +4 दे देंगे। तो इस पोटेशियम को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे आएगा आपका Fe2, देन रहेगा आपका FeCN6। ये कंपाउंड यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा, जहाँ पे दोनों ही केस में अंदर भी और बाहर भी आपका आयरन किस में है, +2 में है। इस कंपाउंड का अगर आप नाम लिखोगे, क्योंकि +2 है तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, फेरो, एंड देन दोबारा से फेरो साइनाइड। और इस कंपाउंड के अगर कलर की बात की जाए तो ये कैसा होता है आपका, व्हाइट कलर का, मतलब जब इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो होते हैं आपके व्हाइट कलर के। इसके बाद आपने एक और कंपाउंड देखा होगा जहाँ पे आपका Fe4 ना होते हुए, मतलब जैसे ये K4 है, आपका K3 भी तो फॉर्म हो सकता है। तो जो आपका K3 कंपाउंड बनता दैट इज, ये हो जाएगा आपका K3, अंदर रहेगा आपका Fe, देन CN6। अब यहाँ पे क्योंकि पोटेशियम 3 है और साइनाइड भी आपका 3 मतलब 6 है, तो ये तीन ही चार्ज को बैलेंस करेगा। तो सिंपल है कि आपका आयरन क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। या फिर अगर आपको ऐसे डायरेक्ट इस टाइप से आइडिया नहीं लगता है तो आप ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं पोटेशियम को यहाँ से रिमूव करूँ तो आपकी जो आयन बनेगी यहाँ पे दैट इज कि FeCN6, पोटेशियम 3 है तो मतलब +3 चार्ज हटेगा तो यहाँ पे आएगा आपका -3। आयरन का मुझे नहीं पता कैलकुलेट करना, x प्लस साइनाइड का हमें पता है 6 साइनाइड है जिसका -1 चार्ज होता है और ये हो जाएगा आपका -3। तो जब आप x कैलकुलेट करेंगे दैट इज -3 + 6 कम्स +3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका आयरन है ये क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इस कंपाउंड को इन जनरल हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम। अब देखिए आयरन किस में है, +3, और जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, फेरिक। तो ये होगा आपका पोटेशियम फेरिक साइनाइड। अब क्वेश्चन हमारा ये रेज होता है कि जो आपका पोटेशियम फेरिक साइनाइड है, अगर इसकी रिएक्शन Fe+2 या फिर Fe+3 में से इनमें से किसी आयन के साथ हो तो आपके किस टाइप के कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो चलिए अभी वो चीज भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका यहाँ पे क्या है, K3 FeCN6, यहाँ पे आयरन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन सबसे पहले अगर आप किसके साथ कराते हो, Fe+2 के साथ कराते हो। अब आपने इसकी Fe+2 के साथ तो रिएक्शन करा दी, बट एक चीज जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो ये है, क्योंकि आपका आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आयरन +2 में है। ये जो है पोटेशियम है, कितने पोटेशियम है, 3। ये जो आपके 3 पोटेशियम है ये कितना चार्ज बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, +3, बट आयरन की तरफ से तो +2 ही है। अब इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे, इस चार्ज को। इस चार्ज को बैलेंस करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ पे आपका कितना, 6 चार्ज आ गया। तो दैट मीन्स कि जो आपका Fe+2 है, अगर आपने इसको लिखा Fe3
तो क्योंकि इस पे +2 चार्ज है, कितना चार्ज कैरी कर लेगा, अब 6 चार्ज कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया वो इसके होल में 2 जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा आपका Fe3, देन आएगा आपका FeCN6 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 टाइम्स, राइट। इस टाइप से क्या बनेगा, ये आपका एक कंप्लीट कंपाउंड बनेगा। ये जो आपका कंपाउंड बनता है, यहाँ पे आयरन क्या है +2 में, ये आयरन है आपका +3 में, तो आप इसको बोलेंगे दैट इज फेरिक साइनाइड। और ये जो कंपाउंड होता है ये कैसा होता है आपका एक ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। सिमिलरली अगर आपका ये Fe+2 ना होते हुए क्या होता है आपका Fe+3 और रिएक्शन आप करा रहे हो K3FeCN6 के साथ। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, ये आयरन +3 चार्ज देगा, यहाँ पोटेशियम भी +3 ही चार्ज दे रहा था, दोनों इक्वल है, तो तीनों पोटेशियम आपका रिप्लेस होकर के एक Fe आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Fe+3, देन है आपका FeCN6 और ये आपका Fe किस में है +2 में। ये क्या है आपका फेरिक, तो ये होगा आपका फेरिक फेरो साइनाइड। ओके, सॉरी ये भी आपका +3 में ही है, सॉरी ये भी किस में है +3 में, तो ये आएगा आपका फेरिक साइनाइड और ये जो कंपाउंड होता है ये होता है आपका ब्राउन कलर का। ठीक है, तो देखिए हमने देखा कि जो आपका आयरन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करनी है। अब आप इतने सारे कंपाउंड्स याद तो नहीं रख सकते, बट जो ट्रिक मैं बता रही हूँ कि आपका जो पोटेशियम है वो जब रिप्लेस होगा तो आयरन का क्या चार्ज है और पोटेशियम का चार्ज क्या है, उसको बैलेंस करते हुए अगर आप कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ 2 आएगा कहाँ 3 आएगा, किसने किसको रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये थी हमारी आयरन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि मेन रिएक्शंस आपकी साइनाइड के साथ होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को शो करता है और वो आपके एग्जाम्स में मेनली पूछ ली जाती है। हम डिस्कस करेंगे किसको, कॉपर को, कि कॉपर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं या फिर वो एसिड के साथ किस टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। अब मान लीजिए आपने कॉपर की रिएक्शन कराई HCl के साथ, ठीक है, तो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा आपका, या फिर आपने कॉपर की रिएक्शन कराई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब आपका कंपाउंड क्या फॉर्म होगा। अब यहाँ पे जो मेन रोल जो है वो है कि आपने जो एसिड्स लिए हैं वो कैसे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या फिर आपका डाइल्यूट एसिड है। मान लीजिए मैंने जो HCl लिया, सबसे पहले क्या लिया, वो आपका डाइल्यूट लिया, तो दूसरी रिएक्शन होगी आपकी कॉपर की HCl के साथ, जहाँ पे आपका एसिड कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। तो जब मैं इसको डाइल्यूट HCl ले रही हूँ, ठीक है, जब आप इसको डाइल्यूट ले रहे हैं तो उस केस, और ये रिएक्शंस आपकी एयर की प्रेजेंस में हो रही है, मतलब O2 तो है ही यहाँ पे, ठीक है, साथ में क्या है आपका O2 भी है, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो जब आपने डाइल्यूट HCl लिया तो यहाँ पे सिंपल आपका जो कॉपर 0 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कॉपर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये कॉपर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो वाटर गैस है वो यहाँ पे, जो वाटर है वो फॉर्म होता है। रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है आपका 2 क्लोराइड है। ठीक है, आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पहले आप यहाँ पे 2 करेंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 4, तो 4 HCl अब 4 हो गए तो उसके लिए 2 एंड देन यहाँ पे 2 कॉपर। तो ये एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। बट वहीं पर अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया तो इस केस में आपका कॉपर क्लोराइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है और इसकी जो बैलेंस्ड रिएक्शन है दैट इज 6 कॉपर 6 HCl प्लस 3 मोल्स ऑफ O2 एंड देन 3 कॉपर क्लोराइड एंड 3 कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं, इस कंपाउंड की अगर नाम की बात करूं दैट इज एटासामाइड। ठीक है, देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन थी ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट बिकॉज मैंने यहाँ पे डाइल्यूट की सिचुएशन को डिस्कस किया तो साथ साथ ही मैंने सोचा कॉन्सेंट्रेटेड का भी आपको बता देते हैं। सेम केस अगर आप इसके रिएक्शन किसके साथ कराते हो, H2SO4 के साथ, बट ये कंडीशन क्या है आपकी, डाइल्यूट एंड एयर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। तो कॉपर जब H2SO4 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, जैसे वहाँ पे कॉपर क्लोराइड बना था, सेम यहाँ पे बनता है आपका
कॉपर सल्फेट एंड वाटर। बैलेंसिंग की बात की जाए अगर आपकी इस रिएक्शन की, तो 2 कॉपर 2 H2SO4 एंड देन आएगा आपका 2 कॉपर सल्फेट एंड 2 वाटर। ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। अब अगर आपने कॉपर की रिएक्शन किसके साथ कराई, H2SO4 के साथ ही कराई, बट इस बार आपने सल्फ्यूरिक एसिड कैसा ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अभी भी बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस SO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी एंड बनेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंसिंग की बात करूं तो 2 कॉपर सल्फेट आ जाएंगे आपके एंड देन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो जाती है आपकी एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट केस आता है यहाँ पे, वो आता है कि अगर आपने इनकी जगह नाइट्रिक एसिड ले लिया, जो कि आपको पता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस केस में आपके कंपाउंड्स क्या बनते हैं। तो देखिए, ये नाइट्रिक एसिड वाली जो आपकी रिएक्शंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपर प्लस HNO3 आप रिएक्शंस करा रहे हो बट डाइल्यूट कंडीशन है। दूसरा होगा आपका कॉपर प्लस HNO3 जो कि कंसंट्रेटेड है। अब आपको पता है कि ये क्या है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी हमने डिस्कस किया नाइट्रिक क्या है, आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। दैट मीन्स आपके कॉपर की क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होगी तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यहाँ कॉपर आपका 0 में है, लॉस करके कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट काफी स्टेबल है तो ये +2 में जाएगा। तो ये बनाता है यहाँ पे आपका कॉपर नाइट्रेट। इवन दोनों ही केस में आपका यहाँ पे बनता है कॉपर नाइट्रेट। तो अब आप कहेंगे कि मैडम फिर फर्क क्या है, हमने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया बट दोनों केस में बन तो हमारा कॉपर नाइट्रेट ही रहा है। बट ध्यान दीजिए अभी आगे आपका बनेगा वाटर दोनों केस में, बट जो अब नेक्स्ट कंपाउंड बनता है वो आपका डिफरेंट है। डाइल्यूट के केस में बनता है आपका नाइट्रिक NO ऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेटेड के केस में बनता है NO2। यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, आपका डिफरेंस आ जाता है। जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं वो आपके बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो इस केस में आपके 3 कॉपर मॉलिक्यूल्स 8 नाइट्रिक एसिड प्लस 3 कॉपर नाइट्रेट एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 2 NO, ये बैलेंस हो जाएगी। इसमें आता है आपका 4 नाइट्रिक एसिड एंड देन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 NO2। इस टाइप से आपकी जो रिएक्शन है ये क्या हो रही है, बैलेंस आउट हो रही है। देन इसके बाद एक और, जैसे हमने आयरन के केस में साइनाइड रिएक्शंस पढ़ी थी, तो आपके कॉपर के केस में भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। दैट इज कि जो आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है आपका किसमें है, एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, KCN के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ पे क्या बनाता है, जैसे आपने आयरन ने इसके साथ साइनाइड बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी आपका CuCN की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका पोटेशियम सल्फेट, प्लस बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 बन गया। ओके, अब सेम वही आयरन वाला ही केस है कि जब आपने KCN को क्या किया और एक्सेस में डाल दिया तो ये क्या करेगा, ये आपके CuCN होल ट्वाइस के साथ जो आपका एक्सेस KCN है, क्या बोले हम कि जो आपका एक्सेस KCN है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर जो आपका फाइनल जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है दैट इज K3CuCN। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड होगा दैट इज K3, फिर आता है आपका Cu, देन आता है आपका CN4। ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इवन अगर मैं इस रिएक्शन को और अच्छे से बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब ये रिएक्शन इस टाइप से डायरेक्ट प्रोसीड नहीं होती। पहले जो आपका CuCN है जब ये KCN के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपका बनाता है, यहाँ से कॉपर +2 में है, राइट, ये कॉपर +2 से जाता है आपका कॉपर +1 में। ओके, कॉपर +1 में जब जाता है तो ये बनाता है आपका CN2 प्लस यहाँ पे साइनोजन बनता है दैट इज CN होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोजन। अब जो आपका Cu2CN है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एक्सेस KCN के साथ। जब ये रिएक्शन करता है तो ये आपका कंपाउंड बनता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये एरो हटा दूं
एंड देन हम बात करें कि इस टाइप से आपकी रिएक्शन प्रोसीड हुई। पहले ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, देन ये कंपाउंड आपका इस KCN के साथ रिएक्शन करके फाइनली आपको इस कंपाउंड की फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब जो ये आपका कंपाउंड बना है, अगर मैं इस कंपाउंड के नेम की बात करूं तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज K3CuCN4। यहाँ पे जो आपका कॉपर है ये क्या बनाता है, 4 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सिंपली पता चल ही रही होगी, +1 है, क्योंकि ये कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। तो जो इसने साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनाया वो भी क्या है आपका +1 में ही बनाया है। तो ये क्या बन गया आपका पोटेशियम कॉपर साइनेट, राइट। अगर आपको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, पोटेशियम प्लस, तो ये आ जाएगा इसका 3 चार्ज, कॉपर मतलब +3 जो है इसको आप उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3। कॉपर का नहीं पता मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज x। और साइनाइड कितने हैं, 4, -1 चार्ज होता है। जब आप इसको इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +1। तो यहाँ पे जो आपका कॉपर प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी कॉपर की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं यहीं पर जिंक जो मेटल है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो देखिए जो आपका Zn है, अगर वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करे या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो किस टाइप की रिएक्शन होगी। देखिए जब आपका जिंक मेटल अगर HCl के साथ रिएक्शन करता है तो इट्स सिंपल, ये आपका बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी रिलीज होती है। बट बाकी केसेस में अगर बात की जाए, जैसे कि जिंक मेटल है रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, आपके H2SO4 के साथ। अब अगर आपका H2SO4 क्या है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, या फिर एक केस आएगा जब आपका H2SO4 क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। रिएक्शन किसके साथ है, जिंक के ही साथ। अगर ये कंपाउंड आपका डाइल्यूट है तो यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट प्लस वाटर एंड प्लस सल्फर। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड का केस है तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में भी आएगा आपका सेम जिंक सल्फेट प्लस वाटर, बट यहाँ पे बनेगा SO2, यहाँ पे सल्फर और ये SO2। जैसे अभी आपने कॉपर और नाइट्रिक एसिड के केस में देखा, एक जगह NO बना एक जगह NO2 बना, वैसे जब जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में, तो आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका H2SO4 मतलब ना ही ज्यादा डाइल्यूट है ना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बोले मॉडरेट कंसंट्रेटेड है, जिंक प्लस H2SO4 ये क्या है आपका मॉडरेट कंसंट्रेटेड, क्या है मॉडरेट कंसंट्रेटेड। तो इस केस में जब आपकी रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा यहाँ पे आपका ZnSO4 प्लस वाटर और ये आपकी बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है बहुत ज्यादा, या माइल्ड है, मतलब ना ज्यादा डाइल्यूट ना ज्यादा कंसंट्रेटेड। हर केस में सॉल्ट जिंक सल्फेट ही बन रहा है, वाटर भी बन रहा है, डिफरेंस आपका यहाँ पर आ रहा है जो कि आपको नोटिस करना है, क्योंकि पेपर में तो वो इसी डिफरेंस की बात करेगा ना। इसके बाद अगर मैं जिंक और नाइट्रिक एसिड की बात करूं, देखिए चलिए पहले हम इन रिएक्शंस को बैलेंस भी कर देते हैं। तो जो सबसे पहले आपके डाइल्यूट के केस की अगर रिएक्शन है, इसी की बैलेंसिंग की बात करें तो इस केस में जो आपका जिंक है दैट इज 3 मोल जिंक विद रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ H2SO4, 3 मोल्स ऑफ ZnSO4 एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं, तो उसी टाइप से आप इन रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड की बात करूं तो जिंक प्लस 2 H2SO4 इट गिव्स 2 H2O, ओके, सल्फेट बैलेंस है, जिंक बैलेंस है एंड आपका SO2 भी फिर देन बैलेंस्ड है। मॉडरेट में जो बात करते हैं तो ये आता है आपका 4 जिंक विद 5 H2SO4 गिव्स 4 जिंक सल्फेट H2S प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये थी जिंक प्लस H2SO4 की रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो आपका केस आता है वो आता है कि आपने जिंक की रिएक्शन किसके साथ करानी है, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो 3 केस यहाँ पे बनेंगे आपका जिंक प्लस HNO3, एक केस डाइल्यूट है, नेक्स्ट में आएगा जिंक प्लस HNO3 मॉडरेट कंसंट्रेशन के साथ, देन आएगा आपका जिंक प्लस HNO3 जो कि आपका एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो इन केस में आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे,
तो देखिए जो आपका सॉल्ट है दैट इज हर एक केस में, जैसे उसमें जिंक सल्फेट बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा आपका जिंक नाइट्रेट। तीनों ही केस में आपका यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा एंड उसके बाद आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। तो ये केस तो अभी भी क्या है आपका कॉमन है, बट ध्यान देना है नेक्स्ट प्रोडक्ट पे वो क्या बन रहा है। अगर आपके पास डाइल्यूट HNO3 है तो यहाँ पे बनता है आपका अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट। बट अगर आपके पास मॉडरेट है तो बनेगा NO, और अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये बन जाता है आपका NO2। ओके, अब जो ये अमोनियम नाइट्रेट वाला जो केस है ये भी आपका एक्चुअल में क्या है, वेरी डाइल्यूट का केस है। ठीक है, ये भी क्या है आपका वेरी डाइल्यूट का केस है। अगर मैं डाइल्यूट की बात करूं तो उस केस में अमोनियम नाइट्रेट की जगह बनता है आपका N2O। इतना फर्क आ जाता है। तो बस आपको ध्यान ये देखना है कि किस केस में कौन सा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की आपकी फॉर्मेशन हो रही है। ओके, देन एक रिएक्शन और आती है आपकी कि जो जिंक है, जब आप उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हो, मतलब कि दैट इज बेस के साथ करा रहे हो, तो क्या रिएक्शन होती है। तो देखिए जैसे ये आपका है जिंक मेटल, आपने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ पे क्या बनाता है, सबसे पहले जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन बैलेंस। उसके बाद ये कंपाउंड बन गया। बट अगर आपने इस रिएक्शन को एक्वस कंडीशन में कराया, मतलब जिंक है प्लस NaOH भी है एंड आपका वाटर मॉलिक्यूल भी है, तो यहाँ पे आपका बनता है सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnOH4 प्लस हाइड्रोजन। तो इस टाइप से हाइड्रोजन गैस जो है वो भी क्या हो जाती है आपकी, लिबरेट हो जाती है। तो इस टाइप से ये आपकी रिएक्शन होती है। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो 4OH है, 2 OH यहाँ से आ जाएंगे, तो दिस एंड दिस, ये क्या हो जाएगी आपकी एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इस टाइप से आपका जो कॉपर और जो जिंक मेटल है वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस दिखाते हैं एसिड्स के साथ। इनकी जो मेन रिएक्शन थी वो आपके एसिड के साथ थी कि कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जब आप चेंज करते हैं तो क्या कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब सॉल्ट, सबको पता है कि सॉल्ट ये बनेगा, बट उसके बाद आपका ऑक्साइड कौन सा बनेगा वही आपको नोटिस करना था। ओके, आई होप आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट समझ आ गई होंगी, और इसके साथ जो हमारा डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।